अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। दोस्तों, प्रियंका गांधी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता रही है और बीजेपी के साथ काम करने को लेकर कह रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो प्रियंका गांधी की ये वीडियो वायरल हुई है। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कांग्रेस के अंदर अभी भी कितना जहर है। हालांकि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर आप स्पीच सुनेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पहले की स्पीच में और अब की स्पीच में बहुत फ़र्क है। क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस पर बिल्कुल खामोश नजर आ रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने ओवैसी साहब को ये चीज बोलकर अपने खिलाफ बोलने के लिए उकसा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस पर बिल्कुल भी बोलते नजर नहीं आ रहे थे, तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक स्पीच वायरल हो गई है। पहले तो आप प्रियंका गांधी का वो भाषण सुनिए जिसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गुस्सा आया है। तो प्रियंका गांधी का आप भाषण सुने, क्या बोली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी आप उसी चीज पे अटके हुए हैं ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तो दोस्तों, आपने प्रियंका गांधी का ये भाषण सुना जिसमें वो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट करती नजर आ रही है, MIM को टारगेट करती नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस के लिए चुप थे, चुनाव में बिल्कुल साइलेंट थे, कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने ओवैसी साहब को चैलेंज कर दिया कि हमारे खिलाफ बोलिए। तो इसी को लेकर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई ओवैसी साहब को चैलेंज करता है तो उसका चैलेंज ओवैसी साहब एक्सेप्ट ना करें। जैसे ही प्रियंका गांधी ने ये भाषण दिया और ये भाषण ओवैसी साहब के पास पहुंचा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओवैसी साहब उसका जवाब ना दे। तो ओवैसी साहब ने प्रियंका गांधी को और पूरी कांग्रेस को ऐसी सुनाई है कि आप अगर वीडियो देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि कितनी बड़ी गलती इस बार अब कांग्रेस ने कर दी है। क्योंकि 3 चरण के चुनाव में ओवैसी साहब बिल्कुल बोलते नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ओवैसी साहब ने कह दिया कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। तो वीडियो देखिए ओवैसी साहब प्रियंका गांधी को क्या बोलते नजर आ रहे हैं, वीडियो देखें। प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अरे बताओ प्रियंका वाड्रा, आपका भाई अमेठी में हार गया तो क्या मैं वहां पर दूल्हे भाई बनकर इलेक्शन लड़ रहा था? बताओ प्रियंका वाड्रा, महाराष्ट्र में आप शिवसेना से अलायंस करते हैं, क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर है? वो शिवसेना जिसके लोग 6 दिसंबर के दिन कहते हैं कि हमने जाकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बताओ प्रियंका वाड्रा, पिछले बार 190 सीटों पर आपका और बीजेपी से मुकाबला हुआ, मैं नहीं था, आप 16 सीट जीते और मां बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। अब के बार शायद 200 कितने अब किस इलेक्शन में एग्जैक्ट नंबर ये है, इतना नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ये है कि इस इलेक्शन में 300 सीट पर आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। आप लिखकर बोल दो कितने सीट आप लोग जीतेंगे। यानी 2019 में 92% सीट आप हार गए। और बताओ प्रियंका वाड्रा, आप आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस है दिल्ली में, वो बीजेपी का साथ देती है 370 निकालने में कश्मीर का। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लाती, तो आपकी पार्टी के MLA वॉइस वोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद करते हैं और हमसे कहते हैं हम बी टीम है। अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है, और मेरा रब अपने हबीब के सदके में मुझ पर करम करेगा। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम, अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले बी टीम? ये मुल्क बदल चुका है, भाड़ में गया तुम्हारा खानदान और पानदान, ये मुल्क अब बदल चुका है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मुझे कुछ फर्क पड़ता? अरे मैं इस रास्ते पर मेहनत करके आया हूं, पुलिस की लाठियां खाकर आया हूं, जेल को जाकर आया हूं,
तुम ये समझ रहे कि चमन में चल के मैं आया यहां पर गोलियां चलाएंगे? अरे चला गोली, डराएंगे? अरे कौन डरेगा? किसी के बाप से नहीं डरने वाले हम। असदुद्दीन अवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता और अल्लाह से डरता रहेगा। 13 तारीख को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एक एक लफ्ज का जवाब बटन के निशान पर बटन दबा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तैयार हो जाओ नरेंद्र मोदी, जवाब आपको मिलेगा 13 मई के दिन। और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे? कहां की बी टीम? पूरों को चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6000 करोड़ मोदी को मिले, कांग्रेस को 1200 करोड़ मिले, टीआरएस को 1100 करोड़, टीएमसी को 1300 करोड़ और पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बने हिंदुस्तान के 80% हैदराबाद में बने। और हैदराबाद के जेम्स बॉन्ड को 0, एक बॉन्ड नहीं मिला मुझे, एक बॉन्ड नहीं मिला। तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार था खरीदार ने उनको खरीद लिया। तुमको शर्म नहीं आई? तुमने एक गरीब वोटर के वोट के नाम पर तुमने बॉन्ड लिया और तुम आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम क्या हराओगे आरएसएस को जब तुम खुद मिले हुए हो? मुंह मत खिलाओ मेरा। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। दिमाग फिर गया तो पूरा फिरेगा। तुम समझो इस बात को। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो मुंह को आया बोलते जाएंगे, मेरे मुंह में भी जबान है। 47 से शुरू करूंगा तो 2024 तक आऊंगा। बहुत बोल सकता हूं तुम लोगों के बारे में, मगर आप बोले जा रहे हैं। अरे क्या क्या हिमाकत है, क्या है ये? और हम जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर लोगों में एक शऊर बेदार कर रहे हैं, सियासी शऊर, इनको तकलीफ हो जाती है। अगर ये और करेगा, अगर ये और पैदा करेगा सियासी शऊर, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तुम्हारी दुकानें बंद होंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे सियासी इस्तेसाल की दुकानें बंद होंगी भारत में। तुमने हमको इस्तेमाल किया, तुमने हमको बर्बाद कर दिया। क्या है बताओ हमारे पास? क्या मिला हमको बताओ? कौन सी? अगर आप डेटा बोलेंगे, अगर आपके दादा जो पैसे कमाते थे उनका पोता उससे कम कमा रहा है आज, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, ये सब लोगों के, सिखों के, ईसाइयों के, उनके पोते अपने दादा से ज्यादा कमा रहे हैं। और इस मुल्क में पूरा जो दादा से कम कमा रहा है वो मुसलमान है। बताओ तुमको आईना नहीं दिखाई देता? यही चीज देख देख कर तकलीफ होती है, यही चीज देख देख कर खून खौलता है कि कब तक मैं इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करूं। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चे मुस्लिम अकलियत के हैं। जाकर देखो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में, स्कूल के बाहर बच्चे। मैं अपनी आंखों से देखा हूं इन मुकामात पर। दोपहर का खाना जब आता तो बच्चे भाग कर आते हैं और उन बच्चों के जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते, सिर्फ खाना खाने के लिए आते और चले जाते। ये तुम बोल रहे हो कि मैं भी टीम हूं? तुमने क्या किया बताओ? 40-50 साल तुमने हुकूमत की। उत्तर प्रदेश में तुमने हुकूमत की, बिहार में की, बंगाल में तुम कर रहे हो। बंगाल के मालदा में मैंने मुस्लिम खवातीन की उंगलियों को देखा, उंगलियां सड़े हुए थे उनके। पूछा क्यों? तो मालूम हुआ बीड़ी बनाने से उनकी उंगलियों में डिसीज हो चुका है। यह हाल करके रख दिया आपने। और हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और लोग ये मजलिस के मुखालिफिन बोलते अरे हैदराबाद में क्या? अरे दीवाने, उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज मसाजिदों में 3-3 जमातों में हुई। कितनी जमातों में? 3-3। बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा कि रोड पर नमाज मत पढ़ो। और हैदराबाद में आपने रमजान के मुबारक महीने में तहज्जुद की नमाज आपने रोडों पर पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते आप रोड के ऊपर। जुम्मे की नमाज पढ़े तो दिल्ली में लात मार दिया रुकू में थे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं।